एक अभी और नया मुद्दा जो है उस पर हम बात कर लेते हैं। बिल्किस बानो का जो रेप हुआ था उसके बाद उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी और वो मामला में जो लोग थे उनको सज़ा भी हुआ था और वो जेल से बाहर भी आ गए थे। अभी जो ताज़ा खबर सामने निकल कर के आ रही है कि उसको जो छोड़ा गया था उसमें कि राज्य सरकार भी शामिल थी और केंद्र सरकार भी शामिल थी। तो आप इस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, शुरुआत में ये बात बाहर निकल के नहीं आई थी, लेकिन अंततः ये बात निकल के आई क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल था। जब इस मामले के ऊपर सवाल किया गया था, पर ये मैं उसी दिन समझ गया था जब कि उन 11 गुनहगारों को, बिल्किस बानो के गुनहगार कहें या बलात्कारी कहें या देश के कानून के गुनहगार कहें, क्योंकि कानूनन सज़ा थी बलात्कार की उनको, मर्डर की। तो इन 11 बलात्कारी गुनहगारों को जब रिहा किया गया था तो पहले ये समाचार चला कि राज्य सरकार ने छोड़ दिया। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, सीबीआई का इन्वेस्टिगेटेड मैटर था, जो कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है वो केंद्र सरकार तो नहीं लेकिन इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि केंद्र सरकार से संबंध रखती है। तो जो सेंटर की एजेंसी थी सीबीआई, उसका मामला था, तो उससे पूछे बिना अथवा केंद्र सरकार की सहमति के बिना तो राज्य सरकार ने नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि उसमें नियम होते हैं कि जब आप छोड़ते हैं तो किस किस से आपको रजामंदी लेनी होती है। तो मैं तो उसी दिन समझ गया था कि केंद्र सरकार ने इसमें रजामंदी दी होगी। लेकिन अब क्योंकि ये बात पब्लिक में आई है, जब से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है गुजरात सरकार ने, जिसमें साफ किया है कि केंद्र की सहमति थी, तभी तो उन्होंने भी किया। अब इसमें ऐसा है साहब कि जब आप बंदर चुनोगे तो तमाशा ही देखने को मिलेगा। हाँ, बंदर चुने हैं तो तमाशे ही देखने को मिल रहे हैं। जब गुनहगार छोड़े जा रहे हैं, सडनली साध्वी प्रज्ञा जैसी, साध्वी कहना तो बुरा है, वो प्रज्ञा, वो जो भोपाल की एमपी है भाजपा की, इनके जैसे लोगों को एकदम फ्री कर दिया गया है। सेंगार और चिन्मयानंद से लेकर के जाने कितने नाम गिनाए जाएंगे। तो जब बलात्कारी जनता पार्टी के लोग, माफ़ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब शासन में हैं, तो फिर बलात्कारी नहीं छूटेंगे तो कौन छूटेगा? क्या लगता है मतलब ये जो फैसला आया उनको छोड़ने का ऐसे वक्त पे आया है कि गुजरात में चुनाव होने वाले, तो क्या लगता है कि गुजरात के चुनाव को ध्यान में रख करके इस तरह के फैसले लिए गए हैं? देखिए साहब, मेरा गुजरात का अनुभव 30 सालों का है, 30 ईयर्स। मेरा मेन अभी भी ठिकाना जो है रहने का वो अहमदाबाद है। मैं आपको एक बात बताऊं, गुजरात के लोग बलात्कारियों को पसंद नहीं करते। तो यदि कोई भी ये सवाल करता है कि क्या गुजरात के आने वाले आगामी चुनाव 2022 को मद्देनज़र रख के क्या बलात्कारियों को छोड़ा गया है, तो ये सोचने वाला तो फिर माफ़ कीजिएगा, गुजरातियों को इंसल्ट कर रहा है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, देखिए, गुनाह तो पूरे देश में होते, दुनिया में होते हैं, लेकिन खास करके अगर हम गुजरातियों की बात करें, ऐसा नहीं कि बाकी देश की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि गुजरात स्पेसिफिक टॉपिक है, तो गुजराती लोग बलात्कारियों को पसंद नहीं करते। और अगर आम इंसान बलात्कारियों को पसंद नहीं करता है, तो फिर इन 11 लोगों के छूटने से तो कोई नई ऊर्जा तो आएगी नहीं। उल्टा लोग ये सोचेंगे कि कितने गंदे हैं बलात्कारी जनता पार्टी के लोग कि गुनहगारों को छोड़ रहे हैं। तो ये मानना कि ऐसे इन गुनहगारों को छोड़ने से कोई जनता के अंदर ऊर्जा आएगी, तो वो तो वहीं आ सकती है जहाँ रावण राज हो और राक्षस रहते हो। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। इसी मामले में हम ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगातार डिबेट वगैरह किए हैं, उनके एंकर्स को जानते होंगे। लेकिन बिल्किस बानो के जब अपराधियों को छोड़ दिया गया और अभी जो ताज़ा खुलासा हुआ उसके बाद मेन स्ट्रीम की मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी एंकर हैं, वो लगातार डिबेट शो जो करते हैं छोटे छोटे मामले को लेकर के 4-4 दिन 10-10 दिन डिबेट शो करते हैं। 10 ग्राम का जब हीरोइन पकड़ाया था आर्यन खान के पास, तो 1-1 महीने तक डिबेट चला था। वो इतने गंभीर मसलों पर एकदम खामोश है, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। एक आध शो 10 मिनट 15 मिनट का शो कर लेते हैं, बहुत हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जितने भी बड़े चैनल के, जितने बड़े पत्रकार, जर्नलिस्ट, एंकर कह लीजिए, ज़रूरी नहीं क्या है कोई जर्नलिस्ट ही एंकर हो, कोई हीरो हीरोइन भी एंकर बन जाता है, क्योंकि काम तो उसका खाली डिबेट कराने का होता है, या कई बार जर्नलिस्ट हीरो हीरोइन बन जाते हैं। तो इस समय जितना भी मीडिया, और मैं इस समय की बात नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को एक बात छोटी सी बता दूँ, कुछ लोगों को शायद अच्छी ना भी लगे।
जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस पार्टी की सरकार होती है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, मीडिया उसके पीछे पीछे चलता है, क्योंकि उसे अपने फ्रंट पेज पे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लेने होते हैं, कमाई करनी होती है। तो अगर इस समय बिल्किस बानो मामले में ये बड़े बड़े एंकर शो चलाने लगेंगे तो संघ का एजेंडा फेल हो जाएगा। संघ ने इन सारे बड़े चैनल्स लगभग को हड्डियां डाल रखी हैं। वो जो हड्डियां ये चबा रहे हैं, अब आप सोचिए, गली के कुत्ते की मुंह में हड्डी हो, आप खींच के देखिए क्या होगा। अब तो भौंकेगा, काटेगा। पर ये तो बिना दांत वाले वो हैं जिनके मुंह में गलिया गलिया के हड्डी दे रखी है। कल को सरकार बदल जाएगी, ये कहीं और हड्डी चबाने लगेंगे। तो बिल्किस बानो मैटर पे मुख्य धारा के मीडिया से ये अपेक्षा भी करना कि वो इस पे चलाएं, या इस तरीके के किसी भी मामले पे, चाहे वो हिंदू बेटी हो चाहे वो मुस्लिम बेटी हो, तो ये अपेक्षा करना ही गलत है। चलिए, तो मीडिया की बात हुई, वो चलाए ना चलाए, वो उनके पीछे बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बैठे हुए हैं, वो चलाए ना चलाए उनका अपना मामला है। लेकिन बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके बड़े नेता जो है इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने बहुत तीखा हमला किया है ट्वीट करके इस मामले को लेकर के, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं जो खामोशी इख्तियार कर लिए हैं, या फिर अपने जो मुख्य चेहरे हैं उनको छोड़ करके दूसरे प्रवक्ताओं से स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं ट्विटर पर, वो भी ट्विटर पर। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? उसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम आ रहा है, जो गुजरात में इतने जोर शोर से चुनाव लड़ रही है, और गुजरात का ही ये मामला है, और आम आदमी पार्टी एकदम पूरी तरीके से खामोश नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, या अन्य जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो एकदम ही खामोश नजर आ रहे हैं इस पर। देखिए, आपके सवाल को मैं अलग तरीके से सिंप्लीफाई करूंगा। देश में 3 तरीके के राजनीतिक दल हैं। एक है यूपीए, यानी कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी। एक है एनडीए, यानी भाजपा और उसके सहयोगी। और फिर एक है जो अलग अलग थलग थलग पड़े हुए हैं, जो किसी भी एक साथ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों से ऐसे सवाल के बदले में कोई जवाब की अपेक्षा करना तो गलत है, क्योंकि वो तो उन किसी में दम नहीं होगी कि कोई कुछ बोल पाए। देश में कहीं भी किसी बिटिया का बलात्कार हो जाता है तो स्मृति ईरानी से लेके हेमा मालिनी सब लॉलीपॉप चूसते हुए अपने अपने घर पे बैठी रहती हैं। मीठा मीठा लॉलीपॉप होता है, बोल नहीं पाती हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी इस समय राष्ट्रीय लेवल पे विपक्ष में है, तो वो ज़रूर इस बात को बात करेंगे। जो विपक्ष में होता है वो सवाल उठाता है। रही बात गुजरात स्पेसिफिक, तो गुजरात के अंदर मुख्यतः 2 ही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। गुजरात के पिछले 40-50 साल का अगर आप इतिहास, राजनीतिक इतिहास निकाल के इलेक्टोरल और चुनावी इतिहास देखेंगे तो कभी भी वहाँ तीसरा फ्रंट या तीसरा दल नहीं उठ पाया। भारतीय जनता पार्टी से पहले जनता दल हुआ करता था, चीमन भाई पटेल वगैरह, तो वो एक अलग स्टोरी थी। तब भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं थी वहाँ, लेकिन अमूमन वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम ही चलता है। अब इस समय अगर आप देखेंगे तो जब 2001 में केशुभाई पटेल, जो गुजरात के मुख्यमंत्री भाजपा के इतने बड़े नेता थे, उनको हटा करके नरेंद्र मोदी को बिठाया गया था। कुछ समय बाद केशुभाई पटेल ने भाजपा छोड़ दी थी और गुजरात परिवर्तन पार्टी जीपीपी नाम की एक पार्टी बनाई थी। इतने बड़े नेता, पटेल नेता होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाए और वो पार्टी भी धूल में मिल गई। कुछ वर्ष पहले कांग्रेस से अलग हुए पुराने संघी शंकर सिंह वाघेला ने भी यही किया था, एक नई पार्टी बनाई। उन्होंने भी चुनावी हरकत 2017-19 में करके देखी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ मतलब कुछ भी नहीं हुआ। यानी गुजरात की जनता जो है, हर एक, देखिए हमारे देश की खासियत है, हर राज्य का डेमोग्राफी जिसको कहते हैं अलग है, तो चुनावी डेमोग्राफी भी अलग है। गुजरात में 2 पार्टी सिस्टम चलता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 2 पार्टी सिस्टम के राज्य हैं। यहाँ पे तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह है ही नहीं। तो गुजरात में इस समय चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, ये लोग वहाँ जा कर के, ठीक है, राजनीतिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार है सबका, आपका भी है कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस को कमज़ोर करने की एक नीति है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना आम आदमी पार्टी का कोई वोटर बेस है। अब अभी वाली बात है, आप सोशल मीडिया के ऊपर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी चल रहा है।
मतलब कहने के लिए तो आज की तारीख में कांग्रेस को नया अपना अध्यक्ष मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लेकिन सोशल मीडिया पे तो शशि थरूर चल रहे थे ना। तो सोशल मीडिया इज़ नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। सोशल मीडिया वोट नहीं करता। इसीलिए मैंने बताया कि सोशल मीडिया में कौन कहाँ से आपको अपनी राय भेज रहा है, क्या वो मतलब भी रखती है या नहीं, वो जानना बड़ा कठिन होता है और अंत में कुछ और निकलता है। तो गुजरात में इस समय बिल्किस बानो को लेके MIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें किसी भी उनकी कौम के किसी व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, के मामले में बातों के सिवाय कुछ करते नहीं देखा। ओवैसी साहब तो बैरिस्टर हैं, मैंने तो कभी उन्हें किसी का केस लड़ते नहीं देखा। मैं लड़ता हूँ, मैं तो काफिर हुआ कोई लोगों के लिए, लेकिन मैं लड़ता हूँ। लेकिन ओवैसी साहब जो इतने अच्छे वक्ता हैं, मंचों से बैठ करके इतना अच्छा कौम के बारे में, मुस्लिम कौम के बारे में बातें करते हैं, कभी एक केस मैंने उनको लड़ते नहीं, एक केस नहीं लड़ते देखा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी, सिसोदिया साहब का वीडियो सबके सामने है। उन्होंने तो कह दिया कि हमें तो भाई धर्म से कोई मतलब नहीं है ना, जिसको मतलब हो वो करे। नहीं, वो शिक्षा विक्षा तो बेकार की बातें हैं, क्योंकि दिल्ली में शिक्षा का स्तर कम कर दिया इन्होंने, दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं बनाया इन्होंने, दिल्ली में एक नया कॉलेज नहीं बनाया इन्होंने। शिक्षा की तारीफ होती है ना, इनके शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है। कौन करता है? मीडिया पे तो यही दिखता है। कौन करता है? मीडिया पे दिख रहा है ना। किसका मीडिया है? समझ रहे हैं? तो मीडिया में क्या दिखता है, वो क्या दिखा, यानी इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुन के आई है, एक ही एजेंडा पे चल रही है, वो है कांग्रेस मुक्त भारत। वो आज 8 वर्ष के बाद भी कांग्रेस मुक्त भारत तो बहुत दूर की बात है, वो हिला भी नहीं पाई कांग्रेस को। इनफैक्ट धीरे धीरे कांग्रेस स्ट्रांग होती है। कई लोग कहेंगे कि इतना तो बुरा परफॉर्म किया, तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी के 2004 में हारने के बाद 2009 और उसके आजू बाजू देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना बुरा परफॉर्म किया था। तो परफॉर्मेंस हर 10-15 वर्ष में बदलती रहती है, ये कोई मापदंड नहीं है कि आप किसी पार्टी को खारिज कर देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस समय सिर्फ रुपया बनाने के लिए गुजरात में, और पहली बार नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। अरविंद केजरीवाल पहली बार गुजरात आए थे एज अ पॉलिटिकल एंटिटी 2014 में। 2014 के लोकसभा चुनाव गुजरात से आम आदमी पार्टी ने लड़े, 2017 के विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने गुजरात में लड़े, 2021 के कॉरपोरेशन और बाकी चुनाव, पंचायत चुनाव इन्होंने लड़े, उससे पहले माफ़ कीजिएगा 19 के अंदर ये लोकसभा वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी गुजरात में नई नहीं है, 8-9 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक उनका रिजल्ट क्या है? कुछ भी नहीं। वहाँ पे वो थोड़े बहुत अगर कहीं कॉरपोरेटर जीत जाते हैं तो पॉलिटिकली पिरामिड सिस्टम में एक सीट भी नहीं बनती है, छितराए हुए जीतते हैं। तो ये समझते हुए वो बेचारे शिक्षा विक्षा की बात कर रहे हैं, जो कि दिल्ली में पूर्ण हो चुकी है। रही बात, बहुत लोग कहते हैं, जैसे आप सोशल मीडिया की बात करें, कमेंट करते हैं कि आम आदमी पार्टी को सारे मुसलमान वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली दंगे 2020 में जिस तरीके से दुत्कारा था आम आदमी पार्टी ने मुसलमानों को, वही नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर जगह ज़मानत गई उनकी, वरना शायद एक आध सीट मिल भी जाती। इस समय जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए उसके अंदर क्या मिला आम आदमी पार्टी को, जबकि वो दिल्ली से सटा हुआ मेरठ, गाजियाबाद, साहिबाबाद, नोएडा सब कुछ है, सब जगह ज़मानत जब्त हुई। क्योंकि ये गेम खेलना कि अरविंद केजरीवाल जय श्री राम बोलेंगे, यानी कि संघी नारा लगाएंगे, और मनीष सिसोदिया आकर के कहेंगे हमें किसी धर्म से मतलब नहीं जब मुसलमान की बात होगी। तो गुजराती जनता बहुत होशियार है, वो जानती है कि 2001 से लेकर 2022 तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में चुनाव दर चुनाव सीटें कम हुई, भले ही मोदी का कद बढ़ा हो राष्ट्रीय लेवल पे, लेकिन बीजेपी की सीटें चुनाव दर चुनाव कम हुई। अब इस बार बाहर जाने के